सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ती हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने अवाम को एक और हाई वोल्टेज झटका लगा दिया। बिजली की कीमतों में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा कर दिया है। अवाम पर 30 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे पर अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। बिजली महंगी क्यों हुई? वाइस चेयरमैन नेपरा ने भांडा फोड़ दिया। रफीक अहमद शेख ने माहाना फ्यूल प्राइस के फैसले पर इख्तिलाफी नोट में लिखा कि महकमे की नाहली का खुमियाजा सारिफीन क्यों भुगतें। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर नेपरा को मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट रोजाना भेजने में भी नाकाम रहा है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा क्या कहा गया रफीक अहमद शेख की जानिब से? वाइस चेयरमैन नेपरा रफीक अहमद शेख ने जो है माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे अपना इख्तिलाफी नोट लिखा है और वो कहते हैं कि अभी तक CPPA 166 दफा जो है मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर चुकी है। मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी जो है सिस्टम की कमजोरी की वजह से 1 अरब 87 करोड़ रुपए का माली नुकसान हुआ है, जिसका नुकसान जो खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। NTDC जी की नाअहली है और उनका ये भी कहना है कि जो तफसीली निज़ाम और मेरिट ऑर्डर पे अमल करने का खमियाजा सारिफ क्यों भुगतें। ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद जहूर आगा ने नाराज सूबाई वज़रा, मशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज के इस्तीफे मंजूर कर लिए। बलूचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। जाम कमाल की कुर्सी खतरे में है। नाराज वज़रा, मशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। उस्मान, बताएगा बलूचिस्तान में सियासी सूरत हाल क्या है ताज़ा तरीन? ये बिल्कुल बलूचिस्तान की सियासी सूरत एक बार फिर तब्दील होगी और जो सियासी बहरान था वो मजीद बढ़ गया है। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद जहूर आगा ने नाराज सूबाई वज़रा, मशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। दो रोज कबल जो नाराज अब्दुल कुद्दूस पजिंजो का ग्रुप था, उन्होंने इस्तीफे गवर्नर बलूचिस्तान को भिजवाए गए थे, जिनमें सूबाई वज़रा में जो है वो जहूर गुरैशी, असद बलोच, सरदार अब्दुल रहमान खैतरान थे, जबकि मशीरों में असफर आसकानी, मोहम्मद खान डैडी। जबकि गवर्नर बलूचिस्तान ने 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज जिनमें बुशरा रिंद, लैला तरीन, माजिबी और लाला रशीद बलोच की इस्तीफे जो है वो गवर्नर बलूचिस्तान और जहूर आगा ने मंजूर कर लिए हैं। जबकि जो नाराज रहनुमा थे अब्दुल कुद्दूस पजिंजो ग्रुप के, उन्होंने भी ये फैसला किया कि वो अब वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को मजीद टफ टाइम देंगे। इस हवाले से जो नाराज रहनुमाओं का ग्रुप है उनका जल्द इजलास होगा, जिसमें आइंदा की इक़्तिदारी के हवाले से मुशावरत होगी। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ रहिएगा, इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त का। जो नाराज़ वज़रा थे, मुशीर थे और पार्लिमानी सेक्रेटरी से उन्होंने अपने इस्तीफे भिजवाए थे, वो तो मंजूर कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि जाम कमाल साहब भी मुशावरत कर रहे हैं मुस्ताफ़ी होने के लिए। सर, आने वाले जो चंद रोज़ हैं उसमें क्या सियासी सूरत हाल आप देख रहे हैं बलूचिस्तान? मेरे ख्याल से जो सूरत हाल की मंजर कशी की है उस्मान ने, उसके बाद सूरत हाल को मजीद यानी उसकी एक्सप्लेन करना जो है वो मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन 2 बातें जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि ये टेम्परेरी रिलीफ तो शायद उनको मिल जाए इससे, लेकिन दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। इससे जो बहरान है बलूचिस्तान का वो रिजॉल्व होने नहीं जा रहा है, क्योंकि जिस किस्म का इजहार अदम एतमाद कर चुके हैं मेजॉरिटी ऑफ द MPAs और जो उनकी अपनी पार्टी के लोग भी उसमें शामिल हैं, उसके बाद से उनके लिए एक सेटल्ड चीफ मिनिस्टर की तरह से हुक्मरानी मुमकिन नहीं होगी। ये बहरान अभी आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इसका एंड हो गया है। ये इस्तीफे मंजूर करने में थोड़ी सी जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया है। पहले बहुत सारी कोशिशें की गई रिकन्सिलिएशन के लिए। पहले यहाँ से साबित गिरानी गए थे, अगर आपको याद हो, फिर कुछ मीटिंगें कराची में हुई थी, फिर उसके बाद एक लास्ट डिच कोशिश की गई जो कोयटा में मीटिंग्स हुई थी। नतीजा उसका नहीं निकला है। तो इतना टफ स्टैंड अगर उन लोगों ने लिया हुआ है जो इज़हार अदम इत्मीनान कर रहे हैं कमाल साहब पे, तो कमाल साहब के लिए मेरे ख्याल से वज़ारत आला का कलमदान जो है वो संभाले रखना और उसे कामयाबी से चलाना मुमकिन नहीं होगा। सलीम बुखारी साहब, जो नाराज़ अरकान हैं उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि उनके पास 40 से ज़ायद की अददी अक्सरियत मौजूद है, तो तहरीक में एतमाद आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में आ सकती है अगर अभी भी जाम कमाल साहब मुस्ताफ़ी नहीं होते हैं? मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है कमाल साहब को, इसलिए कि बज़ाहिर इस वक्त जो लोग उनके साथ दिखाई देते हैं उनमें से भी कितने लोगों की अंडरस्टैंडिंग अपोजिशन के बाकी अरकान और बाप पार्टी के जो नाराज अरकान है उनके साथ है,
इसका मुजाहरा उसी वक्त होगा जिस दिन अदम एतमाद की तारीख जो है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो जैसा मैंने पहले कहा कि कमाल साहब को इसके ऊपर रिलैक्स करके बैठ नहीं जाना चाहिए, अभी उनकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई हैं, उनके लिए एक हल्का सा ठहराव जरूर आया है, लेकिन जिस दिन अदम एतमाद की तारीख पेश होगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उस दिन सूरत हाल खुद कमाल साहब के समझ में नहीं आएगी कि क्या हुआ। तो सर, इन अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से बाप पार्टी का जो सर्वाइवल है वो अस खुद कितने खतरे में है? बहुत खतरे में है, इसलिए कि जिस तरह से इसका वजूद अमल में लाया गया था, जिस तरह से बाप पार्टी बनी है, तो आप अगर रिकॉल करें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने और दीगर जो स्टेक होल्डर थे उन्होंने जल्दी जल्दी कोई इधर से पकड़ को इधर से पकड़ के जिस तरह ये पार्टी बनी थी, उस वक्त उसमें आसफ अली जरदारी साहब का भी बड़ा रोल था, तो उसको फिर इस तरीके से चलाने के लिए कमाल साहब को बहुत सूझबूझ से और बड़ी सियासी जो है मनूवरेबिलिटी से काम लेके लोगों को अपने साथ रखना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की फिरौनियत की उनकी बातें, या यूं कह लें कि जिस तरह की मखासमत की उनकी बातें हम सुनते हैं जो नाराज अरकान हैं, उनके जरिए तो पता चलता है कि वो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही एक मुतलकुल अनान हुक्मरान की तरह से वहां पर चिप संभाले हुए थे। इस तरह का काम चल नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर तर्जुमाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान अपडेट कर रहे थे। उस्मान, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि अफगानिस्तान के सूबे कंदोज की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 50 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मकामी मीडिया के मुताबिक धमाका खुदकुश था। तालिबान की जानिब से भी धमाके की तस्दीक कर दी गई है। आपको बताएं कि अफगानिस्तान के सूबे कुंदूज की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 50 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सिंध में एक बार फिर गैस बहरान पैदा हो गया। लोड मैनेजमेंट के तहत सूबे भर की सीएनजी स्टेशंस 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन से। जी मोहसिन, बताएगा। जी देखें, सिंध में कुदरती गैस और RLNG पर चलने वाली जो CNG स्टेशन हैं उनको एक मरतबा फिर जो है बंद करने का फैसला किया गया है। सुई साउदर्न गैस की जानिब से बताया गया है कि उनके जो गैस का प्रेशर है उसमें जो है कमी का सामना था, जिसके बाद सुई साउदर्न गैस सिस्टम में CNG को प्रेशर फराम करने वाला गैस प्रेशर फराम करने वाले कमी के बायस जो है CNG स्टेशन जो है बंद किए गए हैं। CNG स्टेशन जो है वो 72 घंटे के लिए बंद किए गए हैं और उसका फैसला आज सुबह यानी जुम्मे से सुबह 8 बजे से लेके पीर की सुबह 8 बजे तक ये CNG स्टेशन बंद किए जाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे ही CNG स्टेशन पर। यहाँ पर शहरी जो है CNG स्टेशन जैसे ही CNG बंद हुई है तो बहुत परेशान है। एक रिक्शे वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल से बात करते हैं। सर, ये है कि CNG वालों को कुछ पता नहीं होता है, जब दिल चाहे मर्जी है बंद कर देता है, जब मर्जी है खोल लेता है, जब दिल चाहे इनकी रेट बढ़ जाती है। और ये गरीब लोग, हम लोग क्या करके खाए, क्या कमाएं, हम लोग रिक्शा लेके निकलता है तो आए दिन CNG बंद पड़ा रहते हैं। सुबह सिंध के CNG स्टेशन बंद किए गए हैं। ये आज जुम्मे के रोज़ सुबह 8 बजे से बंद है और ये पीर के रोज़ जो है सुबह 8 बजे CNG स्टेशन जो है वो एक मरतबा फिर खोले जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की रस्म स्वयं कराची में उनकी रिहाइशगाह पर अदा की जा रही है। फनकारों की आमद का सिलसिला भी जारी है। अदाकार जावेद शेख और इस्माइल तारा भी रस्म स्वयं में पहुंचे। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं उमर शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर, जहां पर फनकारों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त लेजेंड अदाकार जावेद शेख साहब और इस्माइल तारा भी पहुंच चुके हैं। हम सबका एक साथ हमने स्टेज से हमने साथ काम शुरू किया, तो इसको भी 30, 35, 40 साल हो गए। तो हमको तो हर लम्हा याद आता है। हम बैठ के, मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी अभी उनकी वफात से 1 हफ्ता पहले मैं गया था, तो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। बिल्कुल जी, इस्माइल तारा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी कमी को खैर कोई पूरा नहीं कर सकता, और दूसरी बात ये कि वो हम में से गए नहीं, अभी तो हमारे दिल में है, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे दिल में और इंशाल्लाह हमारे दिल में रहेंगे। उनकी बातें, उनका मजाक, उनकी सारी परफॉर्मेंस वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। बिल्कुल जी, इस्माइल तारा और जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि अवार्ड्स तो उनको बहुत सारे मिले, मगर उनकी मौत के बाद जो आवाम की तरफ से मिलने वाली मोहब्बत है, वो जो रिवॉर्ड। राहिल बेग, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई का जिन हुकूमत के काबू से बाहर हो गया। एक हफ्ते में महंगाई में 1.21% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
जिसके बाद मजमूई शरह 12.94% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई का जिन बेकाबू है। एक हफ्ते में महंगाई मजीद 1.21% बढ़ गई, जिसके बाद मजमूई शरह 12.94% तक जा पहुंची है। इसी हवाले से बात करेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बताएगा मजीद डिटेल्स। जी बिल्कुल, इदारे शुमारियात का ये कहना है कि एक हफ्ते के दौरान मुल्क भर में महंगाई की शरह में 1.21% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा इजाफा मुर्गी की कीमत में हुआ है, जिसकी कीमत एक हफ्ते के दौरान 38 रुपए और 35 पैसे फी किलो तक बढ़ी है और इसकी कीमत आपको मुल्क भर में 262 रुपए 35 पैसे फी किलो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह LPG का घरेलू सिलेंडर, इसकी कीमत में एक हफ्ते में 152 रुपए 28 पैसे का इजाफा हुआ है। आलू 2 रुपए 95 पैसे और लहसुन 9 रुपए 9 पैसे, जबकि इसके साथ साथ आटे का 20 किलो का थैला भी 23 रुपए से जायद का महंगा हुआ है। घी का 2.5 किलो का 29 पैसे और चीनी की कीमत में 47 पैसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान में रुई 500 रुपए फी मन महंगी होकर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 15,000 रुपए पर पहुंच गई। चेयरमैन कॉटन जर्नलिस्ट फोरम का कहना है कि दुनिया भर में कपास की कीमतों में गैर मामूली तेजी का रुझान देखा जा रहा है। तफसीलात अशरफ खान की इस रिपोर्ट में जानिए। आलमी मार्केट में रुई की कीमतों में जबरदस्त तेजी। अमेरिका में दिसंबर फ्यूचर के सौदे पिछले 11 साल की नई बुलंद तरीन सतह 112 सेंट फी पाउंड तक पहुंच गए। पाकिस्तान में भी फी मन रुई 500 रुपए महंगी हो गई। रुई के फी मन सौदे मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 15,000 रुपए पर पहुंच गई। कॉटन जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन एहसानुल हक का कहना है कि चीन की अमेरिका से रुई की रिकॉर्ड खरीदारी हुई है और भारत में कपास की फसल तवक्कुआत से बहुत कम हुई है, जिसके सबब दुनिया भर में कपास की कीमतों में गैर मामूली तेजी का रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान में रुई की कीमतें इस वक्त 15,000 रुपए फी मन तक पहुंच गई है, जो मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह है। इससे पहले 2010-11 में पाकिस्तान में रुई की कीमतें 14,500 से 15,000 रुपए तक पहुंची थी। तेजी की बड़ी वजह चीन की जानिब से अमेरिका से रुई की रिकॉर्ड खरीदारी और भारत में कपास की फसल को सुंडी की वजह से गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। उसकी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रुई की कीमतों में तेजी का रुझान सामने आया है। चेयरमैन कॉटन जर्नलिस्ट फोरम एहसानुल हक ने कहा कि पाकिस्तान में रवां साल रुई की 1 करोड़ बैल्स की मुतवक्का पैदावार के बाइस GDP ग्रोथ में भी बड़ा इजाफा मुतवक्के है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सदर रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मियां असद अमीद ने लाहौर में मुलाकात की। रिक्शा इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स की फीस 10,000 से 10 लाख करने से बेरोजगारी में इजाफा हुआ। रिक्शा ड्राइवर्स को एहसास प्रोग्राम पर न लगाएं, उन्हें खुद कमाने दें। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि गरीबों को रोजगार देने की बजाय उनसे रोजगार छीना जा रहा है। रिक्शा गरीब की सवारी है, ये न सिर्फ शहर बल्कि देहात में भी चलाई जाती है। हुकूमत फीस में इजाफा फौरी वापस लेकर गरीबों की दुआएं ले। वर्ल्ड T20 के लिए कौमी स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई है। बाबर आजम को क़यादत सौंपते हुए साबिक कप्तान सरफराज अहमद को भी टीम में शामिल कर दिया गया है। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन और आजम खान ड्रॉप कर दिए गए हैं। हैदर अली और फ़खर जमान भी अब टीम का हिस्सा हैं। कौमी T20 स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई है और इसके कप्तान बाबर आजम होंगे। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज बताएगा कौन कौन सी मजीद तब्दीलियां की गई हैं टीम में? जी बिल्कुल, आज वर्ल्ड T20 के लिए जो कौमी स्क्वाड है उसमें 3 तब्दीलियां की गई हैं। 2 खिलाड़ी जो है वो 18 से 22 से अंदर आए हैं, जबकि 1 खिलाड़ी 18 के अंदर से जो 15 में शामिल किया है। फ़खर जमान जो है वो 18 लोगों की स्क्वाड था, इससे 15 लोगों की अपनी स्क्वाड है उसमें शामिल कर लिया गया है। इसी तरह विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान और उनके साथ साथ खुशदिल शाह जो है उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। शाहनवाज धानी जो है वो भी इस वक्त 18 लोगों की स्क्वाड का हिस्सा, 15 लोगों की स्क्वाड में वो शामिल नहीं होंगे, जबकि दीगर जो खिलाड़ी जिन टीम में शामिल हुए उनमें साबिक कप्तान सरफराज अहमद को बतौर रिजर्व विकेट कीपर के टीम में शामिल किया गया और 15 लोगों की स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आज इसके साथ साथ फ़खर जमान है उन्हें टीम में शामिल किया गया, जबकि सुहेब मकसूद जो 2 रोज पहले अनफिट हो गए थे उनको टीम में तो शामिल किया गया है, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। इसके साथ साथ मोहम्मद हफीज जो कि डेंगू का शिकार हो गए थे और नेशनल T20 टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सके थे, वो भी मुकम्मल तौर पर फिट हो गए हैं और वो टीम का हिस्सा है। जी शहबाज, इससे पहले जब टीम अनाउंस की गई थी तो खासी तनकीद का निशाना भी बनाया गया था कि चंद खिलाड़ी ऐसे थे जिन्हें टीम में होना चाहिए था। अब ये हतमी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, इसके बाद क्या फीडबैक आ रहा है?
دیکھیں جہاں تک سلیکشن ہوتی ہے سلیکشن کے اوپر تو ہمیشہ تنقید ہر وقت رہتی ہے, کوئی نہ کوئی 19-20 کہیں نہ کہیں فرق ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ جو تنقید کی جا رہی تھی وہ اعظم خان کی سلیکشن پہ کی جا رہی تھی اور خورشید شاہ, ان دونوں کو پھر اس کے بعد دونوں کھلاڑی جو ہیں وہ نیشنل T20 ٹورنامنٹ جو جاری ہے اس میں بھی کوئی بہت بڑی پرفارمنس نہیں دے سکے, جس کی وجہ سے آج انہیں ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں دیگر کھلاڑی تھوڑی تنقید کی جا رہی تھی, ان میں آصف علی تھے, آصف علی میں انہوں نے پلان دیا گیا تھا اس کے اوپر پرفارم کر کے اپنی سلیکشن کو جو ہے جسٹیفائی کیا. اسی طرح جو فاسٹ بالر تھے حارث رؤف, انہیں بھی جو پلان دیا گیا تھا انہوں نے بھی اپنی جو پرفارمنس تھی اس سے اپنی سلیکشن کو جسٹیفائی کیا. تو جو پلیئر جو کہ اپنی سلیکشن کو جسٹیفائی نہیں کر سکے تھے انہیں اس ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا. ٹھیک ہے حافظ شہباز, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کو 16 برس بیت گئے. طویل عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی راولاکوٹ, باغ اور دیگر متاثرہ اضلاع میں تعمیراتی منصوبے مکمل نہ ہو سکے. مسعود گردیزی کی رپورٹ اسی بارے میں. چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی کا کہنا ہے کہ 8 اکتوبر کا دن آفات سے محفوظ اور مضبوط پاکستان کے نام سے منا رہے ہیں. وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. 8 اکتوبر کو ابھی ہم نیشنل ریزیلینس ڈے کے حوالے سے ہر سال مناتے ہیں, اور اس کا مقصد ایک تو ان تمام لوگوں کے ساتھ, ان کے لواحقین کے ساتھ جن کی جانیں ضائع ہوئیں یا جو زخمی ہوئے, اظہار ہمدردی کرنا ہے. اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر جو آفات ہیں ان کے خلاف جو ریزیلینس ہے اس کو بڑھانا ہے. پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھیں. ٹوٹل ایران نے پروجیکٹ سٹارٹ کیے تھے, وہ تقریباً 14,700 کے لگ بھگ تھے. ان میں سے 11,070 پروجیکٹس جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوئے. 53ویں عالمی ملٹری شوٹنگ چیمپئن شپ 2021 لاہور گیریزن شوٹنگ گیلری میں جاری ہے. ISPR کے مطابق ٹریپ شوٹنگ ویمن کیٹیگری میں روس کی انستاسیا کارخمالیو نے طلائی, پاکستان کی لیفٹیننٹ سبرینا بشیر نے چاندی, جبکہ سری لنکا کی لانس کارپول ندیشا دیومینی نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا. ٹریپ مکس ٹیم کیٹیگری میں روسی ٹیم کی وارنٹ آفیسر انستاسیا کارخمیلیو اور میجر الیکسی ساکوروبوکاتوف نے گولڈ میڈل جیتا. سلور میڈل پاکستان لیفٹیننٹ کرنل جنید علی ذوالفقار اور لیفٹیننٹ سبرینا بشیر, جبکہ کانسی کا تمغہ معروف میرین امین اللہ نے جیتا. کراچی میں جاری قومی سنوکر چیمپئن شپ میں دلچسپ مقابلہ دیکھنے میں آیا. سابق عالمی اور دفاعی چیمپئن محمد آصف اور حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی عمر نعیم کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا. محمد آصف نے 4 کے مقابلے میں 5 فریم سے فتح حاصل کر کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں محمود ریاض سے. محمود, اپڈیٹ کیجئے. قومی سنوکر چیمپئن شپ میں بڑا دلچسپ مقابلہ ہوا, جو کہ سابق عالمی چیمپئن محمد آصف اور حیدرآباد کے کھلاڑی عمر نعیم تھے. پری کوارٹر فائنلز کے اندر محمد آصف کے ساتھ کھیلتے ہوئے پریشر تھا, بہت آپ نے جان ماری. پریشر تو ظاہر سی بات ہے, بہت سینئر پلیئر ہیں. محمد آصف ہمارے پاکستان کے لیجنڈ ہیں, لیکن میں نے سوچ یہ رکھی تھی کہ گیم اپنی پوری کھیلنی ہے, باقی انشاءاللہ اللہ کے ہاتھ میں پرفارم کرنی ہے پوری گیم. آصف ینگ ٹیلنٹ بڑا اچھا آ رہا ہے, بڑا نعیم نے جو آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیا, کیسے دیکھتے ہیں یہ ینگ لوٹ جو آ رہی ہے؟ دیکھیں, یہ تو میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جو جونیئر پلیئر ہیں وہ بڑے اچھے ہیں اور بڑی اچھی گیم کھیل رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں بہت زیادہ. تو کافی اچھا میچ ہے اور باقی بھی میچز بہت اچھے ہوئے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اب کافی ٹائم ہمارا ہو گیا, اب نئے کھلاڑی جو ہیں ان کو بھی تیار ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی آگے پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھی چیز ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ پلیئرز جو ہیں وہ اسی طرح پرفارمنس دیتے رہیں گے. یہ ہمارے ساتھ محمد آصف اور عمر نعیم تھے کہ جو کہ بہترین خوبصورت اس چیمپئن شپ کا مقابلہ ہوا, جس کے اندر گو کہ عمر نعیم جو ہے وہ شکست کھا گئے, مگر انہوں نے بڑا جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور کہیں ایسا لگا کہ محمد آصف نے اپنے تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میچ میں فتح. بہت شکریہ محمود ریاض آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز.